नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से पाठ संरचना हाथ जोड़ी के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका एक भाग जिसमें पाठ की व्याख्या की गई है हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आशा है आपने पाठ की व्याख्या समझी होगी। अब प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, झिलमिलाते सितारे की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लेखिका गंतोक की यात्रा पर थी। रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था सितारों की रोशनी में कि जैसे तारे नीचे जमीन पर ही टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर सी बना रहे थे। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि ये जादू सबको सम्मोहित कर रहा है और यह जो रोशनी थी और जो ये नजारा था वो लेखिका को आत्मिक सुख प्रदान कर रहा था। अगला प्रश्न, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंगकोट या गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के निवासी बहुत अधिक परिश्रम करते हैं और वो पहाड़ों से रास्ता काट के बनाते हैं। औरतें पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं। उन बच्चों को बांध के घनी मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। इसीलिए ये सब देखकर अगर लोग कहते हैं कि गंतोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है तो सही कहा गया है। अगला प्रश्न, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पत्रिकाओं का फहराना अलग अलग अवसरों का संकेत है। लेखिका जब गंतोक की यात्रा पर थी तो उन्होंने कहीं सफेद और कहीं रंगीन पताकाएं देखी। तब उनके ड्राइवर कम गाइड ने उनको बताया कि ये जो सफेद पताकाएं अहिंसा और शांति के प्रतीक हैं, इन पे मंत्र लिखे हुए होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसके आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती हैं जिनको उतारा नहीं जाता, वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और कहीं नया कार्य आरंभ होता है तो वहां रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो ये पताकाएं शोक की और नए कार्य की संकेत मानी जाती हैं। अगला प्रश्न, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी। जितेन नार्गे लेखिका की ड्राइवर कम गाइड थे। वो नेपाल से आए थे और उन्हें सिक्किम के रास्तों की पूरी जानकारियां थी। वो बताते हैं कि सिक्किम के रास्ते गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। वो बताते हैं कि यहाँ का सौंदर्य बहुत सुंदर है, यहाँ तक कि इसके सुंदरता की तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। नार्गे पताकाओं के बारे में बताते हैं और जो घूमता चक्र है सिक्किम में, उसमें जो लोगों की आस्था है, विश्वास है, उनके बारे में वो जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न, वहां के लोग जो मेहनतकश होते हैं उनका जीवन मुश्किलों भरा होता है और स्त्रियां बच्चे जो काम करते हैं उनके बारे में बताते हैं और जो बच्चे दूर दूर जाकर स्कूल से पढ़ाई करते हैं उनके बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न, लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। लेखिका जब सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई तो वहां घूमते हुए चक्र के बारे में जितेंद्र को बताया और जितेंद्र ने उनको बताया कि इसे घुमाने से लोगों का मानना है कि उनके पाप धुल जाते हैं। तब लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो, पहाड़ हो, चाहे वैज्ञानिक प्रगति हो गई हो, लेकिन देश के हर जगह सभी लोगों की आत्मा एक जैसी है, आस्था है, विश्वास, फेथ सब एक जैसा है।
और यही विश्वास पूरे विश्व को, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। अगला प्रश्न, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए। क्या गुण होते हैं कुशल गाइड में? कि वह अपने काम के प्रति समर्पित होता है, जानकारियां देता है और जिस इलाके में वह कार्य करता है उसका कोना कोना अच्छी तरह से जानता है और उस जगह की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इतिहास उसकी जानकारी से होती ही है। और कुशल गाइड वो होता है जो भ्रमणकर्ता के प्रश्न का उत्तर देता रहता है, उसकी जिज्ञासा को शांत करता है और बुद्धिमान कुशल होता है। समय पड़ने पर अपनी कुशलता और बुद्धिमानता से भ्रमणकर्ता का रक्षा भी करता है और जो रुचि यात्री को बनी रहती है उसमें भी वह अपनी भूमिका निभाता है, दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता है और दिनचर्या से, वहां के लोगों से और जो रास्ते में आए हुए स्तंभ या अन्य छोटे बड़े जानकारियां हैं वो पर्यटकों को दृश्य से अवगत कराता रहता है। अगला प्रश्न, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। देखिए लेखिका ने इस यात्रा वृतांत में हिमालय के जो परिवर्तित रूप है उसको देखा और वो हिमालय को हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं पीलापन दिखाए हुए देखती है, कहीं वादियों से, फूलों से लदी हुई बताती है तो कहीं पथरीला देखती है। वो अलग अलग जगह रास्तों में अलग अलग दृश्य हिमालय की देखती है और कहीं वो भाव विभोर भी हो जाती है इस पवित्र वातावरण से जो उनके हृदय को काव्य में बना देता है। अगला प्रश्न, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? प्रकृति का अनंत और विराट स्वरूप किसका है? हिमालय का है जो पल पल बदल जाता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका उस माया और छाया के खेल को देखती ही रह जाती है। लेखिका अपने अंदर वो परिदृश्य समा लेना चाहती है, उस अनुभव को हमेशा अपने साथ रखना चाहती है और अपनी मन का सारा मैल निर्मल धारा में बहाकर सुख में हो जाना चाहती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झंझोर गए? तो लेखिका एक बार वो दृश्य देखती है जब पहाड़ी औरतें अपनी पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए हुए पत्थरों को तोड़कर सड़कें बनाने में योगदान दे रही हैं। उसे देखकर लेखिका बहुत दुखी हुई और लेखिका जानती है कि सैलानियों का भ्रमण और मनोरंजन के लिए जो दुर्गम घाटियां हैं इनको मार्ग बनाने का कार्य करने में कितना कठिनाइयां उन महिलाओं को हो रही होगी। 7-8 साल के बच्चे जो रोज 3 किलोमीटर दूर जाकर अपने स्कूल पहुंचते हैं उन्हें देखकर भी लेखिका को बहुत कष्ट होता है कि इनका जो संघर्ष है वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा दुखी भी होती है और आनंदित भी होती है। अगला प्रश्न, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सबसे पहले योगदान तो एक कुशल गाइड का होता है, वो सारी जानकारी और अनुभव सैलानियों को अवगत कराता है। इसके अलावा वहाँ जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, जो स्थानीय निवासी होते हैं और जो सरकारी व्यवस्था में संलग्न लोग होते हैं वो भी इस अलौकिक छटा का अनुभव सैलानियों को कराते हैं। अगला प्रश्न, कितना कम लेकर भी ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं।
इस कथन के आधार पर आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति की क्या भूमिका है? पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती रहती हैं। उनके हाथों में कुंदाल और हथौड़े होते हैं। कईयों के पीठ पर तो बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। वो काम करती रहती हैं। और कुछ युवतियां चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, अपनी माँ के साथ काम करती हैं। खेतों में अन्न उपजाना, कपड़े बोना, कारखानों में कार्य करना अपनी सेवाओं से राष्ट्र की आर्थिक दृढ़ता प्रदान करके उनको मजबूत बनाते हैं। अगला प्रश्न, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया जाता है उसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? पीढ़ी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसने पहाड़ी स्थलों को अपना विहार बनाया हुआ है, वहां पे गंदगी बढ़ा रही है, पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं, और जो कारखानों से जल निकलता है उसमें जो केमिकल और रसायन होते हैं उससे नदी में प्रभावित कर देते हैं। ऐसे अंधाधुंध वनों की कटाई करने से और अन्य तरीकों से जो दूषित वातावरण हो रहा है वह हमारी प्रकृति को बहुत ज्यादा दूषित कर रहा है। इसे रोकने के लिए हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ये भूमिका होनी चाहिए कि हम अधिक पेड़ लगाएं और पेड़ों को काटने से भी रोकें, वातावरण को शुद्ध बनाए रखें और गंदगियों को कम फैलाएं। अगला प्रश्न, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को दूषित किया तो जा रहा है और इसका असर हमारे मौसम पर साफ साफ दिखाई देता है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं वर्षा ही नहीं होती है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि सर्दी कम पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है और गर्मी इतना अधिक क्यों बढ़ रही है। इसकी वजह से स्नोफॉल भी कम होता है और जो वातावरण है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, वायु प्रदूषित हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग हो जाती है, अनेक कारणों से अनेक रोग भी पैदा हो रहे हैं। ये सब दुष्परिणाम प्रदूषण के कारण ही हैं। अगला प्रश्न, कटाव में किसी भी दुकान पर न होना, दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन में आपकी क्या राय है? पाठ में बताया गया है कि जो कटाव जगह है उसमें कोई दुकान नहीं है इसे वरदान की तरह माना जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक पर्यटन स्थल नहीं बना है वहां पर। जब पर्यटन स्थल बन जाएगा, सैलानी आना शुरू हो जाएंगे तो वो खाते पीते रहेंगे, गंदगी फैलाएंगे और वाहनों का अधिक प्रयोग करके वायु का प्रदूषण बढ़ जाएगा। पहले गंगकोट में ही स्नोफॉल होता था, अब वो नहीं होता है। अगर कटाव में भी सैलानी के आने से अधिक प्रदूषण होगा तो वहां का स्नोफॉल देख नहीं पाएंगे सब। लेखिका को केवल वही स्थान मिला जहां पर स्नोफॉल दिखाई पड़ी। इसका कारण सिर्फ यही था कि वहां प्रदूषण नहीं था। तो ये कहना सही होगा कि वहां पर दुकान न होना एक वरदान है। अगला प्रश्न, प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की है। गर्मियों के लिए जब पानी की कमी होती है तब बर्फ शिलाएं पिघल जाती हैं और जलधारा बन के नदियों को भर देती हैं। इस तरह से जल की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। अगर हम सही तरीके से अपने जीवन को यापन करेंगे तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है जिसे हमें संभाल के रखना चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? सना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर जो फौजी तैनात हैं जिनकी चर्चा की गई है वो बड़ी ईमानदारी और समर्पण और अनुशासन से कार्य करते हैं। अब देश की सीमाओं को रक्षा करते हैं। वो प्रकृति का प्रकोप भी सहते हैं, बर्फ में, चुटरन में
उनके परिवारों के साथ हमेशा सभी लोगों को सहानुभूति से, प्यार से, सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। हमें उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि वो हमारे लिए सीमा पर रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं और अपनी जान हथेली पर रखते हैं। हमें उनकी सलामती की दुआ मांगनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा और आज जो इसके क्वेश्चन आंसर कराए हैं वो भी समझ में आए होंगे। कभी एक पार्ट लिखित में क्वेश्चन आंसर का भी करा देंगे, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखित में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।